अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई नॉलेज बाय आसिम। आज क्विक बुक एंटरप्राइज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम आपको क्विक बुक में चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करना बताएंगे, उसका मुकम्मल तरीका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस पर वक्त मिल सके। दोस्तों, इससे पहले कि हम क्विक बुक की तरफ चलें, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में कुछ जरूरी बातें यहाँ बताना चाहता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो आप ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करते हैं उनका एक सेट होता है। इसमें जो नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट में जो नॉर्मल अकाउंट्स आते हैं, मसलन बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, यानी ये तमाम जितने भी अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन में, किसी कंपनी के ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होते हैं, उन सब का एक सेट जो होता है वो चार्ट ऑफ अकाउंट। क्विक बुक में हर जो अकाउंट है उसको आप कोई कोड अगर असाइन करना चाहें तो असाइन कर सकते हैं। कोडिंग में आपको ये नंबरिंग जो आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर हो रही है, यानी एसेट को नंबर 1, लायबिलिटीज को 2, इक्विटी को 3, सेल्स को 4, कॉस्ट ऑफ सेल को 5, एक्सपेंस को 6, अदर इनकम को 7 और अदर एक्सपेंस को 8। इसको आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जिस तरह एसेट्स का नंबर 1 है और उसके बाद डैश डाल के तो आगे फिर उस एसेट का जो आप नंबर है जो आप उसको असाइन कर रहे हैं वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, उसके अलावा भी ये चार्ट ऑफ अकाउंट बन सकता है क्विक बुक के अंदर। लेकिन अगर कोडिंग करेंगे तो एक तरतीब आ जाएगी और इस तरीके से आप इसको कोडिंग जो है वो कर। क्विक बुक में बस जो टाइप ऑफ अकाउंट है उनके सब अकाउंट भी होंगे, जिस तरह एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट, बैंक, अदर करंट एसेट और अकाउंट रिसीवेबल। तो आपके पास जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट में नाम आएगा आपने उसको आइडेंटिफाई करना है एसेट की टाइप से और फिर उसको लिंक करना है ये जो 4 सब अकाउंट्स एसेट में नजर आ रहे हैं उनके साथ, ताकि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो प्रॉपर हो सके। इसी तरह लायबिलिटीज जो है उसके अंदर भी 3 सब अकाउंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो आपने इन 3 सब अकाउंट से लायबिलिटीज अकाउंट को लिंक करना है। बाकी कैपिटल, इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल, इनमें एक एक अकाउंट है, तो इसमें जो भी आपका अकाउंट होगा आपने उसको सिर्फ इस टाइप से लिंक कर देना है। एसेट्स के अंदर जो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है, अगर आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है तो आपने उसको फिक्स्ड एसेट से लिंक करना है। अगर कोई भी कैश या बैंक अकाउंट है तो उसको बैंक से लिंक करना है। कोई अकाउंट रिसीवेबल है यानी कस्टमर्स का जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको अकाउंट रिसीवेबल से लिंक करना है, और बाकी जो एसेट्स रह जाएंगे उनको आपने अदर करंट एसेट से लिंक कर देना है। इसी तरह लायबिलिटीज में जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स है उनको अपने अकाउंट पेबल से लिंक करना है। बाकी जो करंट पेबल्स रह जाएंगे उनको करंट अदर करंट लायबिलिटी से लिंक करना है, और जो लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होंगी उनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से लिंक करना है। ये फर्क है जिसका आपको ख्याल रखना है क्विक बुक के अंदर। तो आइए चलते हैं क्विक बुक की तरफ और चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। इंट्यूट क्विक बुक एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इसको आप क्लिक करेंगे ओपन पे, तो आपके पास इस तरह सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है तो इसके लिए आप जाएंगे इस टैब के अंदर। ये 2 अकाउंट ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं जो सिस्टम जनरेटेड अकाउंट्स हैं। अब आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ न्यू पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम इनकम का अकाउंट बना लेते हैं। आप किसी भी तरतीब से शुरू कर सकते हैं लेकिन एक तरतीब मेंटेन रखें। इस तरह की टैब आपके सामने ओपन होगी। अब इनकम में आपके पास सेल्स, सबसे पहले सेल्स का अकाउंट बनाएं इस तरीके से, और इसका नंबर जो है आप 4 से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्मल जो आपको मैंने अभी बताया था उसके अंदर के 4 को इनकम या रेवेन्यू के तमाम अकाउंट्स 4 डॉट और आगे फिर उसका नंबर। यहाँ पे आप इसको ये बता दें कि ये अकाउंट किस चीज के लिए है। ये कोई इतना कंपलसरी नहीं है लेकिन आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं, सेव एंड न्यू। तो अब आपके पास जब आप सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फौरन एक और नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आप सेल्स का दूसरा अकाउंट भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब आपके जितने भी रेवेन्यू टाइप्स हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल ऑफ इंजेक्शंस, क्योंकि ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो इसकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं जिसमें एक कैटेगरी होती है इंजेक्शंस, तो ये अकाउंट बताएगा कि आपकी इंजेक्शन की सेल जो है वो कितनी हुई है। और इसको आप सब अकाउंट सेल्स एंड रेवेन्यू के अंडर कर दें
उसके बाद सेल ऑफ टैबलेट्स, यानी कि जो मेडिसिन में जो टैबलेट्स हम यूज करते हैं अक्सर मेडिसिन के अंदर, वो इसको भी सेल्स एंड रेवेन्यू के अंडर करते हैं। सब अकाउंट का मतलब है, सब अकाउंट ये कंट्रोल अकाउंट है, और दूसरा सेल ऑफ टैबलेट जो है वो सब्सिडरी अकाउंट है, और एंट्री हमेशा आप सब्सिडरी अकाउंट के अंदर करेंगे। कंट्रोल अकाउंट जैसे इसलिए होता है कि सब्सिडरी अकाउंट्स उसके नीचे अपीयर हो जाते हैं और उनका टोटल एक सामने आ जाता है। इसको भी आप सेल न्यू पे क्लोज करेंगे तो आपके पास, और एक और नया अकाउंट जो है वो, अब हम तीसरा जो रेवेन्यू सोर्स है उसके ऊपर जाएंगे। तीसरा रेवेन्यू सोर्स है हमारे पास सेल कैप्सूल्स। इस तरह मेडिसिन कंपनी में जो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होंगी, इसमें भी सेल ऑफ रेवेन्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड क्लोज का बटन दबा देते हैं। सेव एंड क्लोज से जो है वो आपके पास जो है वो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कैटेगरी चेंज करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जिन अकाउंट्स को हमने रेवेन्यू में क्लिक किया था उनकी हर एक की कॉस्ट, तो जैसे हमने रेवेन्यू को डिफाइन किया था उसी तरीके से कॉस्ट। सबसे पहले कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, इस कंट्रोल अकाउंट का नाम रख लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे ये है कि ये अकाउंट आपको टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताएगा, और इसके टोटल से फिर जब सेल्स में से ये अकाउंट माइनस होगा तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। अकाउंट टाइप को अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखना है। अब यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ इन सेल्स, ये एक और अकाउंट, और इस अकाउंट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंडर कर दें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितने भी हैं वो आप 5 से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लाजमी इसको 5 से, लेकिन बेहतर है जो कैटेगरी है वो उसी तरह होती है कि नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 इक्विटी, नंबर 4 इनकम, और नंबर 5 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नंबर 6 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 7 में अदर इनकम, और 8 में अदर एक्सपेंस। इस तरीके से यहाँ पे भी इसको भी सेव कर लें। अब इसी तरह दूसरा आप अकाउंट, पहला अकाउंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ इंजेक्शंस। आपकी जो इंजेक्शन की कॉस्ट ऑफ सेल है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। तो सेल और कॉस्ट का कंपैरिजन करके आप उस कैटेगरी का प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं या उसकी जीपी रेशो मालूम कर सकते हैं। अगर सब कुछ सारी कॉस्ट और सेल एक ही टाइप में डाल देंगे तो फिर किसकी जो है वो कॉस्ट रेशो ज्यादा है और किसकी कॉस्ट रेशो कम है, ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे सेकंड अकाउंट खोलने, यानी जितने आपने सेल्स में अकाउंट ओपन किए हैं उतने ही कोशिश करें कि यहाँ पे उतनी ही कैटेगरीज ओपन करें। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टैबलेट्स, इसको भी उसी कंट्रोल अकाउंट के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स के नीचे कर दें। इसको भी सेव एंड न्यू, और अब थर्ड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो हमारा थर्ड है कॉस्ट ऑफ कैप्सूल्स, यहाँ पे मेंशन करके इसको भी सेव एंड न्यू कर दें। अब देखिएगा आपके पास सेल ऑफ इंजेक्शन और कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन, इन दोनों की आप रेशो आराम से निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ टैबलेट्स और कॉस्ट सेल ऑफ टैबलेट, इन दोनों का, और इन दोनों सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो इस टैबलेट्स का ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास अपीयर हो जाएगा। यहां से भी आप न्यू का बटन क्लिक कर सकते हैं, एक्सपेंस में आए। अब हम अगली कैटेगरी में चलेंगे, बल्कि पहले हम इस कैटेगरी में कुछ और अकाउंट्स ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर
ये तो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट थी। इसके अलावा भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कुछ कॉस्ट होती हैं जो अगर यही आइडेंटिफाई की जाए, जिसमें वेयर हाउस यानी आपके जो सप्लाई चेन या स्टोर और प्रोक्योरमेंट, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होते हैं और आपकी ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि इनको भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाएं, ताकि आपके पास एक तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी और यहां से आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगी कंप्लीट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो प्रोक्योरमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड कर लें, मतलब प्रोक्योरमेंट की सैलरीज, वहाँ की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वहाँ का रेंट, और जो भी इस नौयत के यानी जो आपका बेसिकली स्टोर का एक्सपेंस है वो भी आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनका चार्ट ऑफ अकाउंट में आप यहाँ पे मेंशन करते जाएं, जिस चीज़ को भी आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यानी इसमें मेंशन करेंगे वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट जो है वो बन जाएगी, और क्रॉस उसके बाद क्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा कि क्रॉस प्रॉफिट की रेशो क्या है। देखिए यहाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो आपकी सप्लाई चेन की यानी स्टोर की जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस तरह स्टोर के जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके, सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फ्यूल और उस नौयत के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ओवर टाइम, वो तमाम के तमाम आप कोशिश करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाएं। उसके बाद एक्सपेंस को हम 6 नंबर से ये स्टार्ट करेंगे, 6 डॉट, और आगे फिर इस एक्सपेंस को कैटेगराइज आप करेंगे ऑपरेशनल एक्सपेंस, जिस वक्त आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेशनल प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट को माइनस करके ऑपरेशनल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर आपके पास सेल्स की कॉस्ट होती है, जो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, और सेलिंग एक्सपेंस हैं जो आपके सेल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और आपकी एडमिन कॉस्ट है जो फिक्स होती है, और उसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, वो भी ऑलमोस्ट फिक्स ही होती है। फिक्स मीन्स उसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं होता, सेल कम हो या ज़्यादा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कांस्टेंट ही रहती है। तो अब आप इसमें 3 सब कैटेगरीज बनाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या ऑफिस कॉस्ट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड आपके सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये तीनों एक्सपेंसेस ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर सब हेड के तौर पे अपीयर होंगे, और ये एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तरीका वही है कि इनको सेव एंड क्लोज, जो भी आप अकाउंट बनाए उसको सेव एंड न्यू करेंगे, तो इससे ये है कि वो बार बार आपको विंडो ओपन नहीं करनी पड़ेगी इसकी चार्ट ऑफ अकाउंट डेवलप करने की, और आप उसी विंडो में काम करते रहेंगे। अब ये तीनों मार्केटिंग एक्सपेंस भी इसको ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर आप सब हेड, क्योंकि ये ऑपरेशनल कॉस्ट के नीचे 3 सब हेड हैं, तो ये भी मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल, ये तीनों ऑपरेशनल कॉस्ट के नीचे सब हेड के तौर पे आएंगे, यानी इनका कंट्रोल अकाउंट जो है वो होगा। अब तीसरा हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं जी फाइनेंशियल कॉस्ट, और इसको भी ऑपरेशनल कॉस्ट का सब हेड करार दे देते हैं, और ये स्टार्ट 6 से होगा, 6 डॉट, और आगे नंबर आप उसी तरीके से रख लें जिस तरीके से भी, यानी 1 से स्टार्ट करके इसको भी सेव एंड क्लोज। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के नीचे मैं आपको 1-2 हेड बना के बता देता हूँ। काफी सारे हेड्स हो सकते हैं आपके जितने भी एडमिन में एक्सपेंसेस हैं, मसलन सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फ्यूल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, ठीक, उसके अलावा आपके जो दीगर ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। तो यहाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैं 1-2 सिर्फ यहाँ पे बना दूंगा, बाकी आपका जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट जितने भी आपके नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है उसके मुताबिक आप एडमिन डिपार्टमेंट में जितने भी आपके
जो हैं एक्सपेंसेस होंगे उनकी नेचर को देखते हुए आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। नंबरिंग का तरीकाकार आपको बता दिया है तो यही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे एक और, यहाँ पे ट्रेवलिंग कॉस्ट, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की है तो इसको सब हेड, और ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंडर इसको आप एंटर करेंगे और इसी हिसाब से इसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट में जो इसका नंबर है, यूनिक नंबर, वो दे देंगे। एक चीज यहाँ पे लाजमी है कि नंबरिंग के अंदर सिस्टम आपको रोकेगा नहीं। हाँ, अगर नंबर डुप्लीकेट हो जाता है तो सिस्टम आपको स्टॉप करेगा, लेकिन अगर आप का नंबर 6 होना चाहिए था लेकिन आप 5 दे देंगे तो सिस्टम आपको स्टॉप नहीं करेगा। आपको इस चीज को खुद ही देखना और इसको अमेंड करना होगा। अब इसी यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस कॉस्ट के नीचे मैंने आपको 2 हेड बना दिए हैं। आप इसी तरह इसके नीचे मजीद हेड भी बना सकते हैं जितने भी आपके नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह मार्केटिंग कॉस्ट के नीचे भी मैं आपको 1-2 हेड बना के बता देता हूँ और आप इनको इसी तरीके से जो है वो मजीद हेड्स जो है वो बना सकते हैं। सपोज मार्केटिंग या सेल्स की ट्रेवलिंग कॉस्ट, जो कि बेसिकली मार्केटिंग की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होती है, क्योंकि मार्केटिंग टीम का जो काम है वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में जाके बेचना है, तो इसके लिए उनको ट्रैवलिंग कॉस्ट कंपनी रीइंबर्स करती है। तो उस ट्रैवलिंग कॉस्ट को हम इस हेड के अंदर डेबिट करते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट के अंदर। सेव एंड न्यू करेंगे। इसी तरह यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक एक्सपेंस होता है, मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्लस फिर मजीद भी जो आपके इसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केटिंग के, सेल्स प्रमोशन, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आप देते हैं किसी को, फ्री सैंपल्स देते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं। तो जिस भी नौयत के एक्सपेंसेस मार्केटिंग के आप करते हैं वो सब यहाँ पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट में मार्केटिंग कॉस्ट के अंडर उनको डिफाइन करेंगे। 6.20002, ये मैं इसका नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। सेव एंड न्यू। अब इसी तरह आपको फाइनेंशियल कॉस्ट के भी मैं 1-2 बता देता हूँ। एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट में अगर आपने अमूमन कंपनीज ने बैंक से लोन वगैरह लिया होता है या आरएफ ली होती है तो उसका मार्कअप हो जाएगा। फिर बैंक के चार्जेस, मुख्तलिफ किस्म के जो चार्जेस हैं बैंक्स के, वो फाइनेंशियल फिर आ जाएंगे यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा बैंक से फैसिलिटीज़ ली हुई है, फिर उसके अलावा अगर आपका लीज रेंटल है, ऑपरेशनल लीज रेंट, तो वो भी यहीं पे फाइनेंशियल में ही आएगा। मैं आपको 2-1 चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ फाइनेंशियल के अंडर। आप इसी तरह मजीद भी बना सकते हैं फाइनेंशियल के अंडर। इसी तरह अदर इनकम में आ जाए। अदर इनकम में कंपनी की और भी कोई भी इरेगुलर इनकम, मसलन कंपनी का जो स्क्रैप है वो अगर सेल करते हैं, स्क्रैप, फिर पैकिंग मटेरियल कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा आया होता है जो कि वेस्ट होता है, तो उसको भी कंपनी सेल आउट करती हैं। गार्बेज को भी सेल आउट करती हैं कंपनीज। इसके अलावा आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, किसी और पार्टी से कोई फ्री सैंपल्स रिसीव करते हैं, तो वो तमाम आपके अदर इनकम में आते हैं। कोई एसेट सेल करते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो वो भी अदर इनकम में आएगा। तो ये इस हिसाब से आप यहाँ पे उसके हेड्स जो हैं वो बना सकते हैं अदर इनकम के अंदर। इसी तरह अदर एक्सपेंस के अंदर आप मुख्तलिफ हेड बना सकते हैं जो आप ऊपर नहीं बना सके, मसलन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और डिस्काउंट गिवन और इस तरह के बाकी हेड्स जो बेसिकली आप अदर इनकम में आपने बनाए थे, उनके रिवर्स एक्सपेंस जो है वो आप यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस के अंडर जो है वो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में सबसे पहले आप
जो हैं वो हम बनाते हैं कैश एंड बैंक। आप किसी भी तरतीब से शुरू कर सकते हैं एसेट्स को, लेकिन अमूमन यहाँ पे ये चीज मद्देनजर रखिए कि जिस भी एसेट की टाइप आप बैंक रखेंगे, बेसिकली ये डिपेंड करेगा उस अकाउंट को जिससे आपने कोई पेमेंट करनी होगी। यानी आप कैश से पेमेंट करते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं, तो ये जो भी पेमेंट अकाउंट होगा आपका, जिसको चेकिंग अकाउंट भी बाद सॉफ्टवेयर में कहा जाता है, उसकी कैटेगरी को आप बैंक डिफाइन कराएंगे। इससे होगा कि सिस्टम को आसानी होगी आपकी पेमेंट्स और आपकी रिसीट्स को ट्रैक करने में। अगर आप कोई और टाइप डिफाइन कर देंगे तो जाहिर है फिर सिस्टम उस एफिशिएंसी से आपको रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा जिस एफिशिएंसी से उस सूरत में करेगा कि अगर आप इसी बैंक टाइप को यूज करते हैं। तो अगर आपके एक ही बैंक में 2 अकाउंट हैं तो आप बैंक के नाम से बना लें अकाउंट और उसके बाद उसका अकाउंट नंबर आगे दे दें जिससे वो दोनों डिफरेंशिएट हो जाएं आपस में। इसी तरह कैश इन हैंड, जो कैश रिकवरी आपके पास आएगी वो कैश अकाउंट के अंदर आप एंटर करेंगे तो उसका हेड होगा कैश इन हैंड। इसी तरह अगर एक से ज्यादा कैश काउंटर हैं तो आप हर एक कैश काउंटर का अलग अलग कैश इन हैंड बना सकते हैं। बस कंपनीज में पेमेंट्स जो हैं वो अलग होती हैं, कैश में से पेमेंट्स नहीं की जाती बल्कि पेटी कैश में से की जाती हैं। पेटी कैशियर अलग होता है, तो उस वक्त में यहाँ पे पेटी कैश का हेड भी बना देंगे जिसमें से फिर आप पेटी पेमेंट्स जो हैं वो करेंगे डेली बेस के ऊपर। इसी तरह कंट्रोल अकाउंट और सब अकाउंट के थ्रू ये जो है वो आप बनाते जाएंगे। एसेट्स ये देखें, अब यहाँ पे असूलन मुझे 1 लिखना चाहिए था एसेट को, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है, ये बताने के लिए कि सिस्टम मुझे नहीं रोकेगा अगर मैं यहाँ गलत नंबर डाल देता हूँ। मुझे खुद ही इस चीज को आइडेंटिफाई करना है और इसको चेक करना है। ये एमसीबी बैंक का अकाउंट बना दिया। एमसीबी में अगर 2 अकाउंट है तो एक अकाउंट का नाम करंट रख दिया, एक का सेविंग, जो उसकी टाइप है उस हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही बैंक में 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को डिफरेंशिएट करने के लिए उनके आखिरी 4 डिजिट्स को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं जिससे आप इनको अलग अलग। लेकिन ध्यान में रखें कि अगर आपका बस जितने आपने अकाउंट मेंटेन रखे हुए हैं उतने लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये नहीं होगा कि आपके पास आपके एक बैंक में 4 अकाउंट हैं तो आप उसका लेजर एक ही बना लें, उससे फिर हर एक का अलग अलग बैलेंस आपको नहीं मिल सकेगा, ट्रांजैक्शंस जो है सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगी और आपकी रिपोर्टिंग जो है वो खराब होगी। इसको भी सेव और न्यू कर लें। ये एरर है, इसको मैं नो कर देता हूं। सिस्टम भी बाज़ औक़ात थक जाता है तो ये इस तरह की हरकतें शुरू कर देता है। इसको मैं नो कर देता हूं। इस तरीके से ये देखें चार्ट ऑफ अकाउंट। अब अगर एडिट करना है मैंने तो एडिट के लिए इस तरह यहाँ पे एडिट, और ये देखें वो जो मैंने गलत अकाउंट बनाया तो इसका नंबर मैंने 1 से स्टार्ट होना चाहिए था एसेट का नंबर, लेकिन मैंने 6 से स्टार्ट किया ये दिखाने के लिए कि ये सिस्टम हमें नहीं रोकेगा। अब मैंने इसको करेक्ट करना है तो ये सिस्टम शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आप यहाँ से बहरहाल जो है वो इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट में जाके आप इसको करेक्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से हम एडिट अकाउंट को क्लिक करेंगे ये, और इसका अकाउंट नंबर जो इसमें एक 0 कम था हमने इसको इस तरह चेंज करके सेव एंड क्लोज करेंगे। इस तरह ये एडिट हो जाएगा। तो कोई भी अकाउंट अगर आपसे गलत बन जाता है तो आप उसको इस तरह एडिट कर सकते हैं। ताहम जो लिंक अकाउंट हैं वो अगर गलत बन जाता है, उसकी टाइप गलत हो जाती है, तो बाज़ औक़ात अकाउंट रिसीवर और अकाउंट पेएबल इनकी टाइप चेंज नहीं होती, तो उस सूरत में आप इसको सिर्फ डिलीट करेंगे। वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अभी कि किस तरह करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में बेसिकली आपके तमाम कस्टमर्स जिनका आप रिसीवेबल का ब्रेकअप रखना चाहेंगे वो उनको आप अकाउंट रिसीवेबल कैटेगरी पे डिफाइन करेंगे।
یہ آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. میں اس کا ریسیور فرام کسٹمرز رکھ دیتا ہوں. یہاں پہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ایسٹ ہے تو ایسٹ کو ہم 1 سے ڈینوٹ کریں گے اور آگے پھر اس کا جو بھی سیریل نمبر آپ کے حساب سے بنتا ہے اس کو بنا دیں. اکاؤنٹ ریسیول کا کوئی سب ہیڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا پارٹیز ہیں وہ اس کا سب ہیڈ ہوتی ہیں لیکن وہ الگ مینٹین ہوں گی. آپ یہاں پہ صرف اس کا ایک ہی اکاؤنٹ رکھیں سمپلسٹی کے لیے. اب باقی جو اکاؤنٹس ہیں آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ مختلف قسم کے مثلا لون ٹو سٹاف اس کو ادر کرنٹ ایسٹس میں ڈیفائن کر دیں. اگر آپ اس کے سب ہیڈ بنانا چاہیں مختلف امپلائیز کے نام سے یا مختلف آفیسز کے نام سے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. بس لون ٹو سٹاف میں امپلائیز کے نام مینشن کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ویسٹیج آف ریسورسز ہے. اگر آپ کو ہم اس میں طریقہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر مختلف امپلائیز کا جو ہے وہ ان اور آؤٹ ان کا لیجر سب لیجر مینٹین کر سکتے ہیں. ہم آپ کو سسٹم میں بتائیں گے. اس سے میں نے ایک ہی اکاؤنٹ اوپن کیا ہے لون ٹو سٹاف کا, ہر سٹاف کے نام سے الگ اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا. تو اگر آپ آگے ہمارے لیکچرز کو ریگولرلی دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے ہم ایک ہی چارٹ آف اکاؤنٹ کے اندر مختلف امپلائیز کے سب لیجرز جو ہیں وہ کریٹ کریں گے اور ان کی رپورٹنگ بھی جنریٹ کریں گے. اب یہ اس طرح کمپنیز مختلف قسم کے سیکورٹی ڈپازٹس وغیرہ دیتی ہیں, خاص طور پہ جو کمپنیز گورنمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک سیکورٹی ڈپازٹس کا بھی یا لانگ ٹرم سیکورٹی ڈپازٹس کا بھی ایک ہیڈ آتا ہے اور اس کے مختلف سب ہیڈز بھی ہوتے ہیں جس میں پرفارمنس گارنٹی, پرفارمنس سیکورٹی اور مختلف قسم کی جو مارجنز وغیرہ ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کی رینٹ کی جو آپ لینڈ لارڈ کو جو سیکورٹی پے کرتے ہیں اور سیکورٹی ڈپازٹ جو لینڈ لارڈ کو پے کرتے ہیں, یہ تمام سیکورٹیز آپ ایک ہی ہیڈ میں کے اندر ایک کنٹرول ہیڈ اور اس کے اندر سب ہیڈ بنا لیں. لیکن گارنٹی میں ہر ادارے کی الگ الگ آپ لیجر نہ بنائیں, ایک ہی لیجر میں سارا کچھ مینٹین ہو جائے گا انشاءاللہ اور ان کا بریک اپ بھی نکل آئے گا. اور آپ کو بتائیں گے ہم انوائس کے اندر ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ کوئی بک کے ایکسپرٹ نہیں تو کم از کم گزارے لائک ضرور ہو جائیں گے. سی ڈی آرز مختلف قسم کے سی ڈی آرز ٹینڈرز کے ساتھ ابتدائی طور پہ دی جاتی ہیں. ان کا ہیڈ بنا لیں کہ جو ابتدائی سی ڈی آر ہے ہیڈ میں جائے گا. پھر جب ٹینڈر ون ہو جاتا ہے تو آپ کو پرفارمنس سیکورٹی ٹینڈر واپس سی ڈی آر واپس آ جاتا ہے, اس کی جو ٹینڈر سیکورٹی یا گارنٹی جو لگانی پڑتی ہے اس کے لیے ہم نے الگ ہیڈ بنا لیا ہے کیونکہ اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ ذہن میں رکھے کہ ہر کسٹمر کے لیے الگ ہیڈ نہیں بنائیں گے, اور جہاں نیچر چاہیے وہاں الگ ہیڈ ضرور بنائیں تاکہ ہر ہیڈ کا الگ الگ ریسیورز جو ہے آپ کے پاس شو ہو. کسٹمر کا سوال دیکھنے کے بعد آپ اس کی رپورٹنگ اس طرح ڈیزائن کریں گے ہم کہ آپ کو اس میں ریسیبل آرام سے مل جائے گا. ان سب کو آپ کرنٹ ایسٹس میں ڈیفائن کریں اور مختلف کسی نہ کسی کنٹرول اکاؤنٹ کے نیچے بھی اس کو انٹر کرتے جائیں تاکہ ان کا ایک کنٹرول ٹوٹل بھی آپ کو ملتا رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیو اینڈ نیو کی وجہ سے ہمارا کافی ٹائم سیو ہو جاتا ہے کہ ہمیں بار بار تمام یعنی اکاؤنٹ ٹائپ اور بہت سی چیزیں نہیں کلک کرنی پڑتی. اگر آپ سیو اینڈ کلوز کریں گے تو اس سے کافی ٹائم ہمارا ویسٹ ہوگا. اب یہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہے تو اس کی پیمنٹ جو ہوتی ہے ان کے اوپر ٹیکس کٹ کیا آتا ہے, تو مختلف قسم کے ٹیکسز وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسٹمر کاٹ رہا ہوتا ہے, کوئی امپورٹ کرنے پہ ٹیکس کٹ رہا ہے, کوئی موبائل کے اوپر, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر. تو ایک کنٹرول اکاؤنٹ بنانا ہے ٹیکس ایٹ سورس یا ایڈوانس ٹیکس, اور اس کے نیچے پھر ہر ٹائپ کا الگ الگ جو ہے وہ مطلب جو کسٹمر کاٹیں گے تو ود ہولڈنگ ٹیکس فرام کسٹمر ایک اکاؤنٹ بن جائے گا. اگر آپ را مٹیریل وغیرہ یا کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں, کوئی میڈیسنز, اس کے اوپر جو آپ انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس
एड बाय इंपोर्ट के नाम से अकाउंट बन जाएगा। इसी तरह अगर मोबाइल बिल के ऊपर जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो विद होल्डिंग टैक्स और मोबाइल कंपनी का नाम आ सकता है, या इस तरह विद होल्डिंग टैक्स बैंक का एक लेजर बन जाएगा। अगर बैंक प्रॉफिट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कट रहा है तो उसके लिए भी आप एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। C1 क्लोज। अब कुछ लाइबिलिटीज के बारे में आपको बता देता हूं मैं। अकाउंट पेएबल या वेंडर्स के लिए आप अकाउंट पेएबल को सिलेक्ट करेंगे। हर वेंडर का अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, वो सिस्टम खुद मेंटेन करेगा। आपने जस्ट सिर्फ उसके अकाउंट टाइप के अंदर अकाउंट पेएबल और यहाँ पर उसका नाम सन्डे क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल या पेएबल टू सप्लायर्स एंड वेंडर्स, जो भी आप उसका नाम रखना चाहें। नॉर्मली आपको पता है हम सन्डे क्रेडिटर्स की टर्म यूज करते हैं तो हम सन्डे क्रेडिटर्स का लिख देते हैं, लेकिन आप इसको अकाउंट पेएबल या पेएबल टू वेंडर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हर वेंडर के नाम का अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे आप। यहाँ पे जिस तरह हमने कस्टमर का अकाउंट नहीं बनाया था, इस तरह हम वेंडर का अकाउंट भी नहीं बनाएंगे और इन्वेंट्री का भी एक ही अकाउंट बनाएंगे। ऊपर मैंने एसेट्स में इन्वेंट्री का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, लेकिन आप वहां पे इन्वेंट्री का भी एक अकाउंट क्रिएट कर लें और तमाम इन्वेंट्री उसके अंदर ही होगी। लेकिन हर इन्वेंट्री आइटम, अगर आपके 1000 इन्वेंट्री आइटम है तो हर एक का सब लेजर नहीं बनाएंगे, वो सिस्टम खुद मेंटेन करेगा। यही फायदा होता है ईआरपी का, कि इसमें कस्टमर, वेंडर और इन्वेंट्री, कॉस्टिंग, ये सब चीजें सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। आपने सिर्फ इसकी डेटा एंट्री ऐसे करनी है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो मेंटेन होती रहें। ये पेरोल की लायबिलिटीज हैं। इसको ये देखें कि मैं इसको यहाँ पे अब सब अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा, इसको मैं कैंसिल करता हूं। अब मैंने इसको अक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज के अंडर लेके जाना है, तो पहले तो मैं अक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज की टाइप चेंज करूंगा। इसको सेव एंड क्लोज देखिएगा। क्योंकि इसकी टाइप जो है वो चेंज नहीं हो पाएगी। ये देखिए, मैं इसकी टाइप चेंज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिस्टम इसकी टाइप चेंज नहीं करने देगा मुझे। इसको मैं अदर करंट लायबिलिटीज करता हूं, ताकि ये वहां वो कहता है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब फिर क्या करूंगा कि मैं इसको डिलीट करके दोबारा बना लूंगा और इसकी अकाउंट टाइप, जो नया अकाउंट बनाऊंगा उसकी अकाउंट टाइप जो है वो रखूंगा जो मुझे चाहिए। न्यू में आए, पहले मैंने अकाउंट पेएबल टाइप रखी थी, अब मैं अदर करंट लायबिलिटी रखता हूं। क्योंकि इसकी जो पेएबल है बेसिकली ये अदर करंट लायबिलिटी के अंडर आएगा, ये अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल नहीं है, यानी इसका वेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसी सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने
को अक्रूड एंड अदर लाइबिलिटीज का हेड बना दिया। अब मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो रेंट से मुतल्लिक हैं, सैलरी से मुतल्लिक हैं, यूटिलिटी के मुतल्लिक हैं, उन सब के मैं इस कंट्रोल अकाउंट के नीचे सब हेड बना दूंगा। तो मुझे हर वक्त सैलरी पेएबल का भी टोटल मिलता रहेगा, कितनी सैलरी पेएबल है, मार्कअप कितना पेएबल है, रेंट कितना पेएबल है, वो सब मुझे वहां पे अपने अपने लेजर के नीचे मिलते रहेंगे। ये देखें, अब इंटरेस्ट पेएबल या अक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज के अंडर सब हेड है इंटरेस्ट पेएबल। ये हमें बताएगा कि इस वक्त बैंक का कितना मार्कअप पेएबल है। इसी तरह ये रेंट पेएबल, ये हमें बताएगा आप किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कि आपका कितना रेंट जो है वो पेएबल है। इसको भी आप जो है अक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज के अगेंस्ट में बनाएंगे। ये भी सेव एंड क्लोज। इसी तरह मैं एक दो और बना देता हूँ, यहाँ पे इंश्योरेंस पेएबल का अकाउंट बना देता हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस पे कंपनीज में एक इम्पोर्टेंट जो है ट्रांजेक्शन होती है। कंपनी अपने स्टॉक्स वगैरह को महफूज रखने के लिए किसी भी नुकसान से कोशिश करते हैं कि उसकी इंश्योरेंस कराएं, ताकि खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे की सूरत में कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़े। देखिए, अक्रूड एंड अदर पेएबल के नीचे भी 3-4 हेड जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब मैं ये पेएबल लायबिलिटीज को बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि ये भी अक्रूड के नीचे आ जाए। तो यहाँ पे मैं सब अकाउंट और इसको अक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज के अंडर सब ऐड करूंगा, तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों की टाइप एक थी अकाउंट की, इस वजह से ये चेंज। अगर टाइप डिफरेंट होती तो फिर ये उसके दूसरी टाइप के नीचे नहीं जा सकता था, तो आपको किसी एक की टाइप चेंज करनी पड़ती। ये यहाँ पे अब इसका अकाउंट नंबर भी मैं उसी हिसाब से चेंज कर देता हूँ, उसी सीक्वेंस के हिसाब से। अब इसके बाद अब सिर्फ हमारे पास इक्विटी अकाउंट्स यानी कैपिटल अकाउंट्स रह गए हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, जिसके बाद हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। न्यू में गए, इन तमाम अकाउंट के टाइप आप जो हम बनाएंगे वो इक्विटी रखेंगे। आप इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट जो है, या इक्विटी अकाउंट। अब सपोज कि इस कंपनी में 2 पार्टनर्स हैं, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ कैपिटल पार्टनर 1 और कैपिटल पार्टनर 2। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे कंपनी के या ऑनर्स होंगे, अगर एक ऑनर है तो आप ऑनर्स कैपिटल अकाउंट बना दें और ऑनर्स का ड्राइंग अकाउंट बना दें यहाँ पे। और फिर एक रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट लाजमी है, जिसके अंदर जो पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बेसिकली उस अकाउंट के अंदर शो होगा। एक पार्टनर का अकाउंट हो गया। इसी तरह ये दूसरे पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट बन गया यहाँ पे। इसको पार्टनर इक्विटी अकाउंट को 3 से स्टार्ट करें, लायबिलिटीज को हमने 2 से स्टार्ट किया था, इसको 3 से, यानी 1 एसेट, 2 लायबिलिटी, 3 इक्विटी, 4 रेवेन्यू, 5 कॉस्ट और 6 एक्सपेंस, 7 अदर इनकम, 8 अदर एक्सपेंस। इस तरीके से ज्यादा बेहतर नंबरिंग हो सकेगी। ये देखें, ड्राइंग अकाउंट भी आ गया पार्टनर 1 का और पार्टनर 2 का। अब हर पार्टनर जितनी भी ड्राइंग करेगा वो बेसिकली इस अकाउंट में डेबिट होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पार्टनर ने कितनी ड्राइंग की है। इस ड्राइंग को ईयर एंड पे कैपिटल अकाउंट में से माइनस करके और प्रॉफिट ऐड करके पता चल जाएगा कि उसका बैलेंस कितना है। यह है ओपनिंग बैलेंस इक्विटी। यह एक इम्पोर्टेंट अकाउंट है, इसको समझना जरूरी है। बेसिकली इस अकाउंट के अंदर आप बैलेंस रखेंगे। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर यानी अपना रिकॉर्ड किसी और सॉफ्टवेयर से क्विक बुक में लेके आ रहे हैं, तो जाहिर है आप एक
कट ऑफ डेट रखेंगे, उस डेट को अपना जो ट्रायल बनाएंगे उस ट्रायल का जो बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे शिफ्ट करके फिर उसको मुख्तलिफ सब हेड अकाउंट्स में करेंगे। वो आपको ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना या ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना बताएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उस वक्त में आपको पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस वगैरह किस तरह जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट क्विक बुक में क्रिएट करने का मुकम्मल तरीका बताया है। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। अगर इससे मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट्स में मेंशन करें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर भी प्लीज़ इस पर कोई अच्छा सा वीडियो के ऊपर कोई अच्छे कमेंट्स करें ताकि ये वीडियोस जो हैं वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।